नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। हम लोग डेली करंट अफेयर्स, देखिए आपको पता होगा डेली करंट अफेयर इससे पहले एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर डिस्कस करते थे, लेकिन ये सीरीज पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश बंद हो गई थी। अब हम इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है किसके लिए, यानी जो एग्ज़ाम देकर आए हैं अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का, साथ साथ में जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का जिन्होंने एग्ज़ाम भरा है, पीओ का, इवेंट क्लर्क का, ठीक है। तो इन सभी का जो मेंस पेपर होता है, मेंस पेपर में आप देखोगे कि जीए में 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 40 क्वेश्चंस में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, करंट अफेयर से होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये सभी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, ये सीरीज होगी, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली। और साथ साथ में आपको बता दें आरआरबी जो एनटीपीसी है कि एनटीपीसी की भी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो 15 दिसंबर के बाद इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी करंट अफेयर एक अपना मेजर रोल अदा करता है। तो उसमें भी ये हमारा जो करंट अफेयर एमसीक्यू जो पार्ट रहेगा वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। और आपको मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर अगर आपने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, ये कर लिए सॉल्व, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आपके लिए पूरा नॉलेज सही कवर हो पाएगा और आपको पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। और ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, बायलैंग्वेज फॉर्म में होंगे, मतलब पूरी तरीके से आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो आपके लिए लैंग्वेज कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कौन सी कंट्री को भी हाल ही में इलेक्टेड किया गया है, कहाँ पर, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसोक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है, ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए या रसिया। इनमें से कौन सी कंट्री को भी हाल ही में कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में क्या किया गया है, एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडिया, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि क्या है इकोसोक और क्या है ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज़ की, ये है इकोसोक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप कहेंगे कि इकोसोक क्या है, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये ग्लोबल तरीके से काम यानी ग्लोबली काम करती है। इनका मेन एम क्या होता है, डेडिकेटेड रहते हैं पूरी तरीके से प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी जेंडर इक्वालिटी को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, काम करना है। तो इसके लिए ये बॉडी काम करती है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए काम करती है, ठीक। इस बॉडी को क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 21 जून 1946 को क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब हम यहां पर बात करते हैं इस बॉडी की यानी इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या है, आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम तो सुना ही होगा। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकोसोक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक। तो यूनाइटेड नेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें ये एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन इकोसोक काम करता है। इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। देखिए आपने यूनाइटेड नेशंस के थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले यानी एक होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आप देखेंगे कि 193 मेंबर्स होते हैं। एक कंट्री का एक वोट होता है। साथ साथ में आप देखोगे कि यूएनएससी का नाम आपने सुना होगा यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिसमें से रसिया है, अमेरिका है, चाइना है और फ्रांस और ब्रिटेन है, ठीक। 10
नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, जिनमें अभी इंडिया भी क्या किया गया है, चुना गया है। इंडिया भी चुना गया है 2 साल के लिए। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है पीस कीपिंग, यानी पूरी तरीके से शांति बनाए रखने का। देखिए एक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी क्या करता है, ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। तो ये पूरी ग्लोबल तरीके से, यानी जब इकोनॉमिक और सोशल कंट्रीब्यूशन बनाए रखने के लिए कंट्री के साथ काम करता है। साथ साथ में है इनके और ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में है किसके, यूनाइटेड नेशंस की। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक। और यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गन भी हैं, जैसे आप देखेंगे यूएनडीपी भी है, यूएनएचसीआर भी है, यूनिसेफ है, यूएनईपी है। तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के ऑर्गन्स हैं। तो आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है। आगे बात करते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करना है, यहां पर आपको ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में एक 3 प्रोजेक्ट डेडिकेटेड किया है किसका, पेट्रोलियम सेक्टर्स में। तो 3 की प्रोजेक्ट है, ये 3 की प्रोजेक्ट है, कौन से स्टेट में लगाया जाएगा ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए, बिहार, झारखंड या फिर उत्तराखंड, कौन से स्टेट में ये 3 की प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 3 की प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं क्या है। इससे पहले आपको बता दें इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है क्या, बिहार। यानी बिहार में ये 3 की प्रोजेक्ट डेडिकेटेड किया है किसने, प्राइम मिनिस्टर ने। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये 3 के प्रोजेक्ट क्या है। देखिए ये प्रोजेक्ट पेट्रोलियम प्रोजेक्ट है और ये दुर्गापुर बंगा सेक्शन से 200 किलोमीटर की एक एलपीजी पाइपलाइन है, ठीक। ये पाइपलाइन क्या करेगी, यहां से पाइपलाइन जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, ठीक है। इन रिक्वायरमेंट को क्या करेगी, फुलफिल करेगी आसपास के एरिया में। तो इसको बनाया गया है किसकी तरफ से, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल्स, ये जो हमारी यानी पीएसयू हैं, इनके मदद से बनाया गया है। तो ये क्या करेगी, हमारी एलपीजी की रिक्वायरमेंट और साथ साथ में यानी जो पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है आसपास के एरिया में, उसको फुलफिल करेगी। अब आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा। तो फायदा ये होगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप यहां पर एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक क्वेश्चंस कि प्रेजेंट टाइम पर पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है और वो कहां से सांसद है, फटाफट बताइए कि इसमें पेट्रोलियम मंत्री कौन है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान है। हिंदी दिवस आपको यहां पर बताना है कि हर साल हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, 14 सितंबर। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। देखिए आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट की गई थी। और इसकी एक लिपि होगी यानी कि स्क्रिप्ट होगी देवनागरी, जिसमें ये लिखी जाएगी। और हिंदी को प्रमोट करने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पर आपको एक छोटा सा फैक्ट और बता दें कि हिंदी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। पहले नंबर पर क्या, इंग्लिश, ठीक है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर क्या, स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश। तीसरे नंबर पर चाइना की है मेरिडियन, और उसके बाद है हमारी हिंदी। तो हिंदी इतनी बड़ी भाषा है, मतलब इतनी अच्छी भाषा है जो इंडिया में लगभग 77% लोग बोलते हैं। तो हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम हिंदी को और ज़्यादा क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। और हमारे देश में भी कई राज्यों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो हिंदी में हो, मतलब भाषा की जो कनेक्टिविटी है वो हिंदी में ही हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, आपको यहाँ पर बताना है कि यूनियन पावर मिनिस्टर, इन्होंने भी हाल ही में एक फाउंडेशन स्टोन मतलब एक
एक सिला रखी है जिससे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगा किसका? लीलो, यानी लीलो का मतलब लाइन इन लाइन आउट। ये क्या होता है इसको हम लोग अभी डिटेल से समझेंगे। तो कहां पर? किशनगंज दरभंगा 400 किलोवाट का ट्रांसमिशन लाइन होगा। कौन से स्टेट में ये फाउंडेशन स्टोन रखा है तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में आजकल सारे प्रोजेक्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चुनाव आने वाले, तो जाहिर सी बात है सारे प्रोजेक्ट वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं कि लीलो क्या है। देखिए, लीलो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है लाइन इन लाइन आउट, ठीक है। लाइन इन लाइन आउट, यहां पर ये क्या होता है? लाइन इन लाइन आउट सबस्टेंशन। तो सबस्टेंशन वो जगह होती है जैसे मान ली एक जगह है जहां से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर ट्रांसमिशन होकर जब जाती है किसी दूसरी जगह पर तो ये सबस्टेंशन बन जाता है, और जहां पर रिसीव हो रही है वो भी सबस्टेंशन बन जाता है। तो इन जगहों पर, इन दोनों जगहों पर सबस्टेंशन होता है, तभी इसके बाद फाइनल आपके घर में पहुंचती है। क्योंकि जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो यहां पर आप देखेंगे कि वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक। वही इलेक्ट्रिसिटी अगर डायरेक्ट आपके घर पर पहुंचाई जाए तो उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा रहेगा, ये बात याद रखना है। तो उसको, उसके वोल्टेज को पहले क्या किया जाता है? डाउन किया जाता है, फिर उसके बाद आपके जो वोल्टेज डाउन हो जाता है तब आपके घर में क्या किया जाता है? उसको फ्लो किया जाता है। तो ये सबस्टेंशन बनाया गया है कहां पर? बिहार में। इसकी कॉस्ट होगी कितनी? 100 करोड़ रुपीस, और ये पावर ग्रिड लिमिटेड एक कंपनी है, उसके द्वारा, ये पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है, ये इस प्रोजेक्ट को क्या करेगी? पूरा करेगी। तो ये कहां से कहां तक के बीच में होगी? किशनगंज दरभंगा से 400 किलोवाट की एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट होगी, ठीक। तो इससे क्या होगा कि एक पावर जो हमारी प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। सहारा डिस्ट्रिक्ट में ये है, सहारा डिस्ट्रिक्ट यानी बिहार में, वहां पर आप देखेंगे कि सापुल, खगड़िया, बेगूसराय, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पावर की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। याद रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन से स्टेट में लॉन्च की है तो ये आपको बताना है। फटाफट 2 क्वेश्चन आपको यहां पर बताए, कौन सा? एक पहला यानी लाइन इन लाइन आउट का, और उसके बाद में एक बताया मैंने आपको पेट्रोलियम प्रोजेक्ट का। तो दोनों कहां से हो गए? बिहार से। ये भी कहां का है? बिहार का, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर क्या है? बिहार। अब आप समझिए ये क्या है? मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपीस यानी 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी अगले 4 से 5 सालों में, और इसका मेन एम होगा कि हम 21 राज्यों में क्रॉस द कंट्री हम फिशरीज यानी मछली उत्पादन को क्या करें? बढ़ावा दें। अब मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से क्या होगा कि किसानों की इनकम हम क्या कर सकेंगे? डबल कर सकेंगे, और साथ साथ में जो हमारा फिक्स जो मछली का एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 सालों में अगले ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रेजेंट टाइम पर हम क्या करेंगे? फिश के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। एक चीज यहां पर आपको बता देते हैं कि मछली उत्पादन यानी मत्स्य संपदा योजना, मछली उत्पादन, इससे एक रेवोल्यूशन रिलेटेड है। कौन सा? ब्लू रेवोल्यूशन। लिख लीजिएगा कहीं पर, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लू रेवोल्यूशन है रिलेटेड किससे? मछली उत्पादन से। एक चीज आपको यहां पर और बता देता हूं, एक मछली है, कौन सा? झींगा मछली, ठीक है। तो झींगा मछली एक मछली होती है जिसमें इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इसे हमें और ज्यादा बढ़ाना है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2024 से 2025 के बीच में फिश प्रोडक्शन को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। कितना? 70 लाख टन एडिशनल करना है, ठीक है। तो इस पर मत्स्य संपदा योजना, इसका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च हुआ है कहां पर? बिहार में। ये नोट डाउन करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक यहां पर क्वेश्चन आप बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम पर पहली बार यानी 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, आप देखोगे कि 2019 के इलेक्शन में एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री बनाई गई थी
तो उसका आपको यहाँ पर ये बताना है कि एनिमल एंड हस्बेंड्री के उसके मिनिस्टर कौन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि जितने भी मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, साथ साथ में उन सभी की कॉन्स्टिट्यूंसी याद होने चाहिए। ठीक है, हर राज्यों के आपको सीएम याद होने चाहिए, हर राज्यों के आपको गवर्नर याद होने चाहिए, क्योंकि यही एक मुफ्त के नंबर होते हैं जो आपके एग्जाम में आपके स्कोर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मिनिस्टर्स, आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारी चीजें आप कभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको 4-5 दिन पढ़िए कायदे से। ठीक है, तो आपको इजीली क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एक ऐप लॉन्च किया है, किस लिए आपको यहां पर ये बताना है। तो ऐप लॉन्च किया है, एक मार्केट प्लेस बनाया जाएगा और ये इंफॉर्मेशन पोर्टल होगा जो डायरेक्ट यूज कर सकेंगे, इसको फार्मर यूज कर सकेंगे। तो आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है। ऑप्शन ए है ई गोपाला ऐप, ई गोपाल ऐप, ई मिल्क ऐप, ई हरियाली ऐप। फटाफट बताइए इसका सही नाम क्या है। तो देखिए इसका सही नाम है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ई गोपाला ऐप का मतलब यहां पर यह है कि जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे जो पशुपालन है, उस पशुपालन में हम डिजिटली इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, कोई भी कैटल ओनर्स अपने यानी लाइव स्टॉक्स को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है या बाई करना चाहता है, या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है, हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप पर मिलेगी। ये ऐप का मैंने एक पिक्चर्स यहाँ पर लगाया है, ई गोपाला ऐप। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि यानी जानवरों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, उनके हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर इस ऐप पर जाकर सारी चीज़ें, इनकी प्रॉब्लम आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं इस ऐप पर जाकर। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि किस राज्य ने भी हाल ही में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखना है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये सेटअप किया है। और इसका मेन एम होगा, ये क्या कर सकती है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, किसी भी समय आपको अरेस्ट कर सकती है, सर्च वारंट मतलब सर्च कर सकती है विदाउट एनी वारंट। तो कौन से राज्य ने ऐसा सेटअप किया है, तो ऐसा राज्य कौन सा हो सकता है, ऐसा राज्य हो सकता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने भी हाल ही में एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एस्टैब्लिश किया है। और इसका मेन एम क्या होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके मेन एम के बारे में बात करते हैं। मेन एम क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या करेगा, एक फोर्स बनाया जाएगा जो पूरी तरीके से यानी जो पब्लिक एरिया होते हैं, खासकर आप देखोगे कोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो गई, मेट्रो हो गई, बैंक्स हो गई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसेस हैं उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसके पास पावर होगी पूरी तरीके से कि किसी भी समय आपको क्या कर सकती है, आपके घर में जाके सर्च कर सकती है, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और अगर उसको लगता है कि आप क्राइम कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपको शूट आउट कर सकती है। तो इतनी पावर होगी उसके पास, समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे कारण क्या था। तो कारण ये था कि 2019 में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उसमें ऑर्डर में ये बताया गया था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ऐसी सिक्योरिटी फोर्स एस्टैब्लिश करे, तो जिसके पीछे ये उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स बना रही है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपसे पूछा है कि कोविड-19 की वैक्सीन, अभी हाल ही में याद होगा कि हेल्थ मिनिस्टर ने लास्ट संडे पर संडे संवाद किया था। ठीक है, तो संडे संवाद में आपको बताया था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कब तक आएगी, कब तक रेडी हो जाएगी, 2021 में। तो कौन से क्वार्टर में रेडी हो जाएगी ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, फर्स्ट क्वार्टर तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर आप मान के चलिए लगभग मार्च तक। ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा कहा है किसने, हेल्थ मिनिस्टर ने। ठीक है, तो देखते हैं कब तक वैक्सीन आती है और कब तक लोगों को इससे रिलीफ मिलती है। अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं,
देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि शिक्षा पर्व, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। साथ साथ में आपको पता होगा इससे पहले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई थी कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से, ठीक। तो उसी से रिलेटेड एक शिक्षा पर्व सेलिब्रेट किया जाएगा इस बार यानी 2020 में। तो ये एक एजुकेशन फेस्टिवल होगा और ये एजुकेशन फेस्टिवल आपको ये बताना है कि कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा। फटाफट बताइए ये एजुकेशन फेस्टिवल कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो इसका सही आंसर क्या है हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है 8 से 25 सितंबर के बीच में ये शिक्षा पर्व क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए हम लोग इसके डिटेल से चर्चा करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है, कहा है कि एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी है ये स्कूल एजुकेशन के लिए 21st सेंचुरी में सबसे बढ़िया पॉलिसी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए एक शिक्षा पर्व सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। शिक्षा पर्व सेलिब्रेट करेंगे जिसमें एजुकेशन फेस्टिवल को क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। इसमें सारी फैसिलिटी बताई जाएंगी किसकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपको बताना है आसियान। आसियान का मतलब यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनमें इंडिया की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं एस जयशंकर, इन्होंने अभी मीटिंग की है इंडिया और आसियान की मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो ये वर्चुअली मीट हुई है। ये आपको बताना है कि ये कितने साल बाद, मतलब ये जो मीटिंग अटेंड की गई है ये कितने साल के लिए प्लान एप्लीकेबल होगा, ये आपको बताना है। मतलब इस मीटिंग में जो भी डिसीजन हुआ है उसका प्लान कितने साल के लिए एप्लीकेबल होगा, इस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 5 ईयर्स, ठीक है, याद रखना है 5 ईयर। अब इंडिया और आसियान के रिश्तों के बारे में थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए आसियान क्या है, तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्री हैं जिनका एक ग्रुप है आसियान, ठीक। आसियान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इंडिया और आसियान के बीच में अब तक 17th मीटिंग हो चुकी है। लास्ट इसकी मीटिंग हुई थी बैंकॉक में, यानी 16th मीटिंग हुई थी, याद रखना है 2019 में, जब कोरोना नहीं था तो इसकी मीटिंग हुई थी कहाँ पर, बैंकॉक में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन ये मीटिंग जो हुई है ये मीटिंग वर्चुअली हुई है, वर्चुअली मतलब डिजिटली इसकी मीटिंग हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया और आसियान के बीच के जो इंडिया और आसियान जो कंट्री हैं वो क्या करेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी है, साथ साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रेड, इन सभी के लिए जो प्लान बनाए हैं ये प्लान एप्लीकेबल होगा 5 सालों के लिए, ठीक। आपको यहाँ पर बता दें कि इंडिया आसियान के मतलब इंडिया के लिए आसियान जो कंट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल इसलिए हैं क्योंकि इंडिया जो भी प्रोडक्शन करता है, याद रखना, इंडिया जो भी प्रोडक्शन करता है वो आसियान के कंट्रियों में जाकर ही क्या करता है, वहाँ पर अपने प्रोडक्शन को बेच पाता है। क्योंकि इंडिया और आसियान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन है, जिसका मतलब है कौन सा एग्रीमेंट साइन है, तो एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और आसियान कंट्रियों के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बनाए रखना है, तभी जाके इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबल हो पाएगी। इंडिया और आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहा है, ठीक है। इसको भी एप्लीकेबल किया जाना है, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। तो आज के इस MCQ में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एग्जामशाला को आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी जाकर एग्जामशाला इंडिया के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।